Hello everybody, welcome to the another lecture of आओ पढ़ें। आई गेस आपने प्रीवियस लेक्चर से भी बहुत कुछ सीखा होगा एंड नेक्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट द मुग़ल एम्पायर, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। तो इसे हम रैंडमली नहीं बल्कि थोड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। मैंने 1526 से लेके 1857 तक के जो भी मुग़ल एम्पायर थे मैंने उनके सारे नाम को यहाँ कवर करा है सो दैट आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आगे इसमें हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है बाबर। बाबर सबसे पहले मुग़ल एम्परर बना एंड इसी ने मुग़ल की यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखी थी 1526 से लेके 1530 तक। एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। ये तैमूर का डिसेंडेंट था फ्रॉम हीज फादर साइड एंड चंगेज़ खान फ्रॉम हीज मदर साइड। He defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat, that is in 1526, and established the Mughal power in India. 1527 इसने राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को हराया था इन द बैटल ऑफ खानवा नियर आगरा एंड इन 1529 ही जस्ट फॉर द बैटल ऑफ घाघरा एंड 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। लेकिन बाबर ने खुद के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसे हम कहते हैं तुजु के बाबरी और बाबरनामा। अब इनके बैटल्स के बारे में आपसे पूछता है तो बैटल्स कैसे याद रखोगे, तो उसको ऐसे ही याद रखना PKG। ठीक है, PK एक मूवी आई थी ना, PK से याद रखना PKG। ठीक है, सो P फॉर पानीपत, K फॉर खानवा एंड G फॉर घाघरा। ठीक है, सो आपने अगर मूवी देखी होगी तो उसमें PK क्या पहन के जाता है, घाघरा पहन के जाता है। ठीक है, सो उसे याद रखना PKG। ठीक है, PKG, P फॉर पानीपत, K फॉर खानवा एंड G फॉर घाघरा। ठीक है, सो ये हो गया बाबर के बारे में। देन कम्स टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ हुमायूं। हुमायूं इसके बाद राजा बना था बाबर के बाद। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ बाबर। 1530 से लेके 1540 तक ये राजा रहता है। उसके बाद बीच में एक गैप आ जाता है 15 सालों का, जिसमें सूर डायनेस्टी इंडिया में रूल करती है 1555 से 56 तक। देन ये अगेन एक साल के लिए राजा बनता है, मुगल एम्परर बनता है। लेकिन 1556 में सीढ़ियों के गिर जाने से इसकी डेथ हो जाती है। After the death of Babur, his son Humayun ascended the throne and his first confrontation was with शेर खान। तो सबसे पहले ये शेर खान से लड़ता है जैसे ही हुमायूं राजा बनता है। एंड यही शेर खान, इन्होंने अपना नाम चेंज करके शेर शाह कर लिया था इन द बैटल ऑफ चूनट इन 1532। शेर शाह ने डिफीटेड हिम इन बैटल ऑफ चौसा। तो चूनट के बाद चौसा का युद्ध होता है, वहाँ पे भी जो शेर शाह है वो हुमायूं को हरा देते हैं। एंड बैटल ऑफ कन्नौज में भी शेर शाह हुमायूं को हरा देते हैं और वापस से हुमायूं इंडिया छोड़ के भाग जाता है। तो इसे याद रखिएगा चूचौकर्ण, चूचौकर्ण ऐसे याद रखिएगा चूचौकर्ण। ठीक है, चूनट चौसा कन्नौज, चूनट चौसा कन्नौज, चूचौकर्ण। तो ऐसे करके इसको याद रख सकते हो आप। 3 बैटल्स हुए थे, इनमें हरा दिया गया था हुमायूं एंड हुमायूं इंडिया से चला जाता है। जैसे ही शेर शाह की डेथ होती है वापस आता है हुमायूं टू बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। इसने शेर शाह के भाइयों को हरा दिया एंड इंडिया का एम्परर वापस से बन गया। इसकी जो बायोग्राफी है हुमायूं नामा, वो किसने लिखी थी, तो इसकी बहन थी जिसका नाम है गुलबदन बेगम, उन्होंने इसके बारे में लिखा था। हुमायूं के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी। देन आते हैं अकबर द ग्रेट 1556 से लेकर 1605 तक। सो अकबर हुमायूं के सबसे बड़े बेटे थे एंड जब ये 14 साल के थे तभी इनको राजगद्दी दे दी गई थी। अकबर वॉज अ इलिटरेट। ये पढ़े लिखे राजा नहीं थे, ये पढ़े लिखे राजा नहीं थे। इनके जो गार्जियन थे वो थे बैरम खान। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के गार्जियन कौन है, तो ही वॉज बैरम खान। इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ को कनकर किया एंड मालवा और राजस्थान के कुछ पार्ट को भी इन्होंने कनकर कर लिया था। देन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होती है, जिसमें हेमू फाइट करता है अकबर के अगेंस्ट। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होती है, तो अकबर और हेमू के बीच में होती है। अकबर को किसका असिस्टेंट मिल रहा था, तो ऑब्वियसली बैरम खान का असिस्टेंट इनको मिल रहा था, क्योंकि उस समय बैरम खान ही इनके गार्जियन थे। देन मोहम्मद आदिल शाह एंड बैरम खान द मेंटर ऑफ अकबर, ये इस
पूरे पानीपत की लड़ाई को लीड कर रहे थे एंड ऑब्वियसली हेमू हार जाता है एंड अकबर इसमें जीत जाता है। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत मार्क द रियल बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंक्वेस्ट ऑफ नॉन राजपूत स्टेट्स लाइक मालवा, गोंडवाना, बिहार, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, इन सभी के कंकरेंस के बाद, इन सभी को हराने के बाद जो मुगल एम्पायर है वो अपने पीक पे पहुंचता है एंड इंडिया में आप मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश होते हुए देखोगे। नाउ द कंक्वेस्ट ऑफ राजपूत स्टेट्स। अब राजपूत स्टेट्स में सारे स्टेट्स ने तो इनके सामने घुटने टेक ही दिए थे, लेकिन मेवाड़ के जो रानास थे उन्होंने इनकी सुप्रीमेसी को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। राणाज हमेशा इनसे लड़ते ही रहते थे। सो 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध में राणा प्रताप की आर्मी मुगल आर्मी से लड़ती है, लेकिन फिर भी राणा प्रताप हार जाते हैं और जो मान सिंह है, जो इनके जनरल हैं मुगल्स के, वो जीत जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में काबुल और सिंध तक इनके राज्य का विस्तार हो चुका था। इसने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज भी चलाई थी, लाइक मनसबदारी, जब्ती सिस्टम एंड दहशल सिस्टम। तो इसे याद रखिएगा, मनसबदारी, जब्ती एंड दहशल सिस्टम। नाउ रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर। इसने दीन ए इलाही का धर्म स्टार्ट किया था एंड ऑल्सो इसने इस्लाम, हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी, इन धर्मों में जो जो अच्छी चीज़ें थी, बहुत सारे धर्मों की जो जो अच्छी चीज़ें थी उसको इसने दीन ए इलाही धर्म में इनकॉर्पोरेट किया था एंड इन्होंने एक रिलीजियस ग्रुप बनाया था जिसे ये कहते थे दीन ए इलाही। ये दीन इलाही कहाँ बैठते थे? तो ये बैठते थे इबादत खाना में। इबादत खाना में जो कि कहाँ थी? तो ये फतेहपुर सीकरी में थी। ये फतेहपुर सीकरी में थी। तो इसे याद रखिएगा, इबादत खाना में ये दीन इलाही धर्म बैठ के यहाँ पे लोगों की बातें किया करते थे एंड धर्म को आगे बढ़ाया करते थे। इवन इसने हिंदू डॉटर्स ऑफ राजपूत किंग उनसे शादी भी करी थी, सो दैट ये दिखा सके कि ये सेक्युलर है, हर रिलीजन में विश्वास करता है एंड ऑब्वियसली हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करता है। इसने पिलग्रिमेज टैक्स जो कि जजिया कहा जाता था उसको इसने अबॉलिश कर दिया था, उसको इसने ख़त्म कर दिया था। तो दैट वाज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। नाउ अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? तो सबसे पहले बीरबल, देन अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मान सिंह, तानसेन, रहीम खाने खानन, फ़कीर आज़िउद्दीन एंड मुल्ला दो प्याज़ा। ये इसके नवरत्न में शामिल थे। नवरत्नों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट जो राजा था यहाँ का वो था जहांगीर। 1605 से 1627 तक ये राजा बना था। अकबर की इस समय मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा सलीम, जिसने अपने आप को जहांगीर का टाइटल दिया था, वो इस राजगद्दी पे बैठता है। ये बहुत फेमस था इसकी पेंटिंग्स के लिए एंड ऑब्वियसली इसने एक बुक लिखी थी तुजुके जहांगीरी, जो कि इसने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। इसने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जंजीर अदल भी स्टैब्लिश करी थी एंड इसी ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या भी करवाई थी। इसके आखिरी दिनों में शाहजहां इससे रिवोल्ट करता है एंड ऑब्वियसली शाहजहां राजा बन जाता है। शाहजहां का समय 1628 से 1658 तक का रहता है। जैसे ही जहांगीर की डेथ होती है, शाहजहां राजगद्दी पे बैठ जाता है एंड ऑब्वियसली इसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ या नेबरिंग किंगडम्स के साथ, ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। सो इसको डिप्लोमेसी आती थी, ये सामने वाले राज्य से डिप्लोमेटिक वे में बात कर सकता था। बीजापुर, गोलकोंडा, इन सभी को इसने मुगल सुजारनिटी के अंदर ले लिया था एंड बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। गोलकोंडा भी आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा एंड इसीलिए आपको कहा जाता है कि साउथ इंडिया तक एक्सटेंशन किया था किसने? तो शाहजहां ने। ताजमहल, one of the UNESCO recognized World Heritage Site was also built by him. So ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने ही बनवाया था एंड दैट्स वाई इसको हम आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर का लवर कहते हैं। इन्होंने ही बहुत सारे डेवलपमेंट करे थे। मुगल आर्ट अगर आप कहीं फ्लरिश होते हुए देखोगे तो वो शाहजहां के पीरियड में ही देखोगे। जामा मस्जिद भी इसी ने बनाया था, रेड फोर्ट भी इसी ने बनाया था एंड ऑब्वियसली 1658 में उसका बेटा औरंगज़ेब इसको बंदी बना लेता है एंड 8 साल बंदी रहने के बाद इसकी डेथ हो जाती है 1666 में और तब औरंगज़ेब यहाँ का राजा बन जाता है।
फुल फ्लेज्ड, मतलब 1658 तक तो यही था। 1658 से 1707 तक रूल करता है औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ था, इसे शिवाजी को हराना था। इसके लाइफ का एक गोल था, इसे शिवाजी को हराना था। जैसे ही इसने अपने फादर को बंदी बनाया और अपने 3 भाइयों की इसको मार दिया, 3 भाइयों को इसने मार दिया, औरंगज़ेब ने थ्रोन को एक्वायर कर लिया, औरंगज़ेब ने गद्दी को एक्वायर कर लिया। और इसने क्या किया, इसने 9th सिख गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर थे, उसको इन्होंने कहा कि आप अपना धर्म कन्वर्ट कर लो इस्लाम में, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, जिसके वजह से इसको औरंगज़ेब मार देता है। इसने बीजापुर गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया। इसके फादर ने इसी बीजापुर गोलकोंडा से अच्छे रिलेशंस बनाए थे, लेकिन इसने बीजापुर और गोलकोंडा को भी अपने अंडर लेकर आ गया। वाइल ही रिगिन सेवरल रिबेलियंस टुक प्लेस, लाइक मराठा रिबेलियन बहुत बड़ा था, जिसमें शिवाजी इसके कंटेम्प्रेरी थे, एंड औरंगज़ेब शिवाजी से बदला लेना चाहता था। Now, after the death of Aurangzeb, Mughal Empire rapidly declined due to weak successors, war of succession, जागीरदारी crisis, foreign invasion and finally British conquest of India. जैसे ही औरंगज़ेब का पीरियड ख़त्म होता है, औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, यहाँ पूरे मुग़ल सल्तनत में यही चलता है कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, नेक्स्ट शहनशाह कौन बनेगा। इसी की वजह से ये जो पूरा मुग़ल डायनेस्टी है ये वीक हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है, और इसके जितने भी सक्सेसर्स आएंगे वो सारे के सारे वीक होंगे और मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो दिस वाज द मैप कि मुग़ल एम्पायर एक्सटेंडेड कहाँ तक था। येलो वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, दैट वाज ड्यूरिंग द अकबर रूल। ये अकबर जब रूल किया करता था तब इतने सारे टेरिटरीज उसके अंदर थी, एंड दिस वाज द एक्सपेंशन डन बाय शाहजहां एंड औरंगज़ेब। ये सारे एक्सपेंशन शाहजहां ने करे थे। देन अदर मुगल रूलर्स में पहले आते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका 1707 से लेके 12 तक का समय था, एंड इसका ओरिजिनल नाम था मुआज़्ज़म। इसको टाइटल दिया गया था शाह ए बेखबर। इसको कोई पता ही नहीं था कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। बस इसने सिर्फ एक काम किया कि इसने मराठास और राजपूत के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए, ताकि लड़ाई कम से कम हो, वॉर कम से कम हो, और ये राजा बना रहे। देन 1712 में आता है जहंदर शाह। जहंदर शाह ने यहाँ पे जुल्फ़िकार खान की हेल्प से, जो वजीर हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसकी हेल्प से इसने थ्रोन को असेंड किया था, एंड ऑब्वियसली इसने जजिया को भी अबॉलिश करवा दिया था। देन आता है फारूक सियार। 1713 से 19 तक का समय था इसका। ही लैक द एबिलिटी एंड नॉलेज टू रूल इंडिपेंडेंटली, एंड इसके समय में सैयद ब्रदर्स, जिसको किंग मेकर्स भी कहा जाता है, राजा को बनाने वाला, वो इस समय एमर्ज हो रहे थे। अब्दुल्ला खान इसका वज़ीर था और हुसैन अली इसका सेनापति था। तो फारूक सियार का नाम याद रखिएगा। इसी फारूक सियार ने फरमान जारी किया था, किसको, फॉर ट्रेड। तो आप FFF का जो फॉर्मूला है उसे याद कर सकते हो। F4 फारूक सियार, F4 फरमान, F4 फॉर ट्रेड। ट्रेड के लिए ब्रिटिशर्स को फरमान किसने दिया था, फारूक सियार ने ही दिया था। देन आता है फारूक सियार ने बंदा बहादुर की भी हत्या करवाई थी। बंदा बहादुर कौन था, तो एक सिख लीडर था जो कि सिख के डोमिनेशन के लिए लड़ाई किया करता था, एंड फारूक सियार ने उसे भी मरवाया था। देन मोहम्मद शाह आते हैं 1719 से 48 के टाइम पीरियड के बीच में। ये भी सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ही नवाब बना था। नादिर शाह इसी के समय इंडिया आता है और पीकॉक थ्रोन जिस पे ये बैठा करता था उसे उठा कर ले जाता है, एंड कोहिनूर डायमंड को भी नादिर शाह इंडिया से लेकर जाता है। इसे रंगीला का टाइटल मिला था, मोहम्मद शाह रंगीला का टाइटल मिला था, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन अदर एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन हीज पीरियड। इसके समय में जो छोटे छोटे राजा थे वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश कर रहे थे धीरे धीरे। देन अहमद शाह आता है 1748 से 54 तक। अहमद शाह अब्दाली इसी के समय में इन्वेड करता है इंडिया में, एंड दिल्ली की तरफ मार्च करता है, जिसको मुगल्स बचाने की कोशिश करते हैं, एंड यहाँ पे होता है 3rd बैटल ऑफ पानीपत। इसके बीच में तो ये अहमद शाह अब्दाली और मुगल्स के बीच में होता है, जिसमें मुगल्स हार जाते हैं। ही वर्कड अंडर द गाइडेंस ऑफ राजमाता उदम बाई, एंड इसके बाद आता है आलमगीर। 1754 से 59 तक का समय था।
देन अहमद शाह ने क्या किया, तो इसने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन बाद में मराठास हार जाने की वजह से ये दिल्ली को लूट कर चला जाता है। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 तक राजा बनता है। इसका ओरिजिनल नाम था अली गौहर। इसी के समय में पानीपत की लड़ाई हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था, बंगाल की ट्रीटी हुई थी, एंड ही कुड नॉट एंटर दिल्ली फॉर 12 ईयर्स। ये 12 सालों तक दिल्ली से बाहर रहता है। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद ऑब्वियसली इसका जो रूल है ये ख़त्म हो जाता है। 1788 के समय गुलाम कादर ने इसको क्या किया था, तो इसको अंधा बना दिया था। देन आता है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। इवन इसने इनको एज एन एम्बेसडर भेजा था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड भेजा था इसको, सो दैट कि वो इसकी पेंशन बढ़ा सके। सो इसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी मतलब नहीं था, ये सिर्फ पेंशन की बात किया करता था। देन बहादुर शाह सेकंड आता है 1837 से 57 तक, जिसका निक नेम होता है जफ़र, बहादुर शाह जफ़र। एंड ये आखिरी मुगल राजा होता है जो कि 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया जाता है, एंड वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। सो दिस वॉज द राइज ऑफ द मुगल एंड द फॉल ऑफ द मुगल्स। आई होप आपको इतने कम समय में मुगल्स की पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। मुगल पावर डिक्लाइन कैसे हुआ, बाहरी अटैक के कारण, मराठास के अटैक के कारण, खुद की वीकनेसेस के कारण, खुद की इनकम्पिटेंस के कारण मुगल एम्पायर धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सो दिस वाज ऑल द लेक्चर ऑफ द मुगल इन इंडिया।